वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में ट्रांसलेटर और सहायक उर्दू ट्रांसलेटर, उसके बाद फिर राजभाषा 3 तरह के वैकेंसी का ऐलान हो चुका है। लेकिन अभी तक उसकी कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आई है कि उसमें सिलेबस क्या होगा और एग्ज़ाम का एग्ज़ैक्ट डेट क्या होगा। और तो लेकिन चूँकि मतलब नोटिस जारी की गई है कि पूरे साल में कौन-कौन से एग्ज़ाम होंगे, उसमें कुछ चीज़ें निकल कर के सामने आई है, जिसमें सहायक उर्दू अनुवादक के एग्ज़ाम से रिलेटेड है और उसके बाद उर्दू अनुवादक और राजभाषा एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो तीनों का डेट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सहायक उर्दू अनुवादक की जो सीटें हैं, वो तकरीबन जो है वो 1900 उसकी सीटें हैं और उर्दू अनुवादक की 155 सीटें हैं और इसी तरह राजभाषा की 14 सीटें हैं, ठीक है? तो सहायक उर्दू अनुवादक का जो है 2 इसमें फ़ेज़ में एग्ज़ाम होगा, यानी अगर 40,000 से ज़्यादा कैंडिडेट होगा तो उसका प्री और मेंस दोनों होगा। तो प्री उसका जून में होगा और मेंस अगस्त या सितंबर में होगा। और इसी तरह उर्दू मुतरजिम का जिसकी 155 सीट है और राजभाषा का अगर 40,000 से कम कैंडिडेट हैं, तो 2 ही शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम होगा। तो 2019 का जो नोटिफ़िकेशन आया था जिसकी बहाली हुई 2024 वगैरह में मुकम्मल तौर से, उसका जो सिलेबस है उसी सिलेबस को देखते हैं और जानते हैं कि किस-किस तरह का सिलेबस आता है। लेकिन चूँकि सिलेबस में बदलाव हो सकता है और लेकिन लेकिन चूँकि पोस्ट सेम है तो सिलेबस में बदलाव ना के बराबर होगा। इसलिए आइए आसान लफ्ज़ों में सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मुआविन उर्दू मुतरजिम निसाब सिलेबस 2019, यानी ये जो सिलेबस बयान किया जा रहा है, ये सिलेबस 2019 से 2019 में जो वैकेंसी आई थी उससे रिलेटेड है, ना कि 2026 वाली। तो चूँकि मतलब पोस्ट सेम है तो सिलेबस सेम होगा, इसीलिए उस सिलेबस को यहाँ बताया जा रहा है ताकि तैयारी वगैरह करने में किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। तो मुआविन उर्दू मुतरजिम सिलेबस 2019 प्री पर्चा, यानी पहले का जो पेपर सबसे पहले प्री का एग्ज़ाम होगा और उसमें 100 नंबर का 90 मिनट होगा। तो इसमें ये बात समझना होगा, प्री एग्ज़ाम इसलिए करवाएगा कि कम से कम सहायक उर्दू अनुवादक के लिए 40,000 से ज़्यादा अगर कैंडिडेट होगा तो 40,000 से ज़्यादा होगा तो वो 2 उसमें शिफ्ट में उसका पेपर होगा। एक बार प्री क्वालीफ़ाई करके उसमें 5 गुना को ले लिया जाएगा। उसके बाद उस सीट के 5 गुना कैंडिडेट को ले लिया जाएगा, उसके बाद उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए प्री एग्ज़ाम करवाया। तो ये प्री का सिलेबस है, प्री का पर्चा है। सबसे पहले उर्दू कवायद है। उर्दू कवायद में क्या-क्या है? वाहिद और जमा, इसके बाद तज़कीर और तानीस यानी मुज़क्कर और मुअन्नस, उसके बाद अज़दाद जिसको हम मुतज़ाद कहते हैं। और ये जो वाहिद जमा तज़कीर व तानीस और अज़दाद जो ये सब अगर आप तैयारी करेंगे तो सबसे अच्छा तरीका ये है, बिहार में जो डीएलएड का एग्ज़ाम होता है, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है, एस्टेट का जो एग्ज़ाम होता है, बिहार में जो इंटर का एग्ज़ाम होता है, उसमें उर्दू का जो पेपर होता है, 10th का जो उर्दू का पेपर होता है, उसमें जो वाहिद जमा है, उसमें जो तज़कीर व तानीस है, उसमें जो मुतज़ाद है, उसमें देख कर के अगर पढ़ा जाए, उससे वाहिद जमा निकाला जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो क्वेश्चन वेरिफ़ाइड हैं, उसमें किसी तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। और जो लोग भी पेपर वगैरह बनाते हैं, तो उनका भी कॉन्सेप्ट यही रहता है कि वो ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, किसी पेपर ही को आगे-पीछे देख कर के वो वहीं से उठाते हैं, ताकि वो वेरिफ़ाइड हो। दूसरा नंबर है उर्दू से हिंदी में तर्जमा, हिंदी से उर्दू तर्जमा। यानी मतलब ऑप्शन में 4 तर्जमा रहेगा 1 का, उसमें से 1 को चूज़ करना है। उर्दू से हिंदी में तर्जमा, हिंदी से उर्दू में तर्जमा। चूँकि प्री का जो पेपर होगा वो टोटल ऑब्जेक्टिव बेस पे होगा। अ, एमसीक्यूज़ टाइप होगा तो इसी बुनियाद पर उसमें जो है वो नहीं होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। तो इसीलिए अगर तर्जमा भी आएगा तो कोई लफ्ज़ दे दिया जाएगा, जैसे कि बिहार में इस बार नई सरकार बनी है, तो इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करना है
تو चारों ऑप्शन रहेगा, उसमें जो सही ट्रांसलेट रहेगा उसमें क्लिक करना होगा, ऐसा मेरे ख़्याल से होना चाहिए और ऐसा होता है। उसके बाद उर्दू इस्तिलाहात से हिंदी इस्तिलाहात का बनाना, यानी इसका मतलब ये हुआ, उर्दू इस्तिलाहात से हिंदी इस्तिलाहात का बनाना। इस्तिलाहात टर्म को बोलते हैं, जैसे कि मतलब उसको यूँ कहिए कि जैसे कि उर्दू का कोई टर्म है ना, जैसे कि तहज्जी, जैसे उर्दू में हुरूफ़ तहज्जी बोलते हैं, उर्दू में हुरूफ़ तहज्जी हम बोलते हैं। तो अब इसी को अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ठीक है? तो इस ये हुआ टर्म जो है, मतलब कोई लफ्ज़ लिखा जाएगा, उसके इस्तिलाहात मतलब आपसे पूछा जाएगा, तो हिंदी का होगा तो उसमें उर्दू का, अंग्रेज़ी होगा तो उसका उर्दू का, या उर्दू का तो उसका इंग्लिश का। तो उर्दू इस्तिलाहात से हिंदी इस्तिलाहात का बनाना, हिंदी इस्तिलाहात से उर्दू इस्तिलाहात का बनाना। और इसमें हो सकता है कि जो गवर्नमेंट का जो ऑफ़िशियल जो इस्तिलाहात होते हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल हो। जैसे कि मतलब जैसे कि दफ़्तर है, दफ्तर के ऑफिस को बोलते हैं, तो दफ्तर का क्या हो गया, ओ डबल एफ आई सी ई, ये क्या हो गया, ऑफिस हो गया। और इसको हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कार्यालय बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह पूछा जाता है। आम मालूमात, इसमें जीके जीएस तो इसमें नहीं आया था आम मालूमात में, लेकिन आम मालूमात में मुझे लगता है कि कवायद वगैरह उर्दू का आम मालूमात क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जो आम मालूमात का जो क्वेश्चन था, इससे पहले जो आया था, तो जो पेपर हुआ था उसमें आम मालूमात नहीं था। आगे देखते हैं। अब ये तो हो गया कि वो प्री का हो गया। अब प्री में जो लोग क्वालिफाई हो गए, उसके बाद वो मेंस में आएंगे, तो ये मेंस का सिलेबस है। तो मेंस का जो सिलेबस होगा उसका वो 200 नंबर का 6 घंटे का और 2 नशिस्त में होगा, यानी 2 बार में होगा। तो उसमें जो 2 पेपर होगा, पहला पेपर पर्चा अव्वल 100 नंबर का होगा और वो 3 घंटे का होगा, और ये लिखने वाला पेपर होगा, यानी सब्जेक्टिव बेस होगा। तो इसका सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस ये है कि सबसे पहले उर्दू कवायद है, उसके बाद सर्फ़ और नोह। सर्फ़ नोह का मतलब होता है कि लफ्ज़ से अगर लफ्ज़ बनता है, जैसे कि एक लफ्ज़ है आलिम, जैसे कि एक लफ्ज़ है मालूम, ठीक है। तो आलिम और मालूम ये दोनों लफ्ज़ बना है किससे? इल्म से बना है। किससे बना? इल्म से बना। तो इल्म से आलिम और इल्म से मालूम। तो ये इस तरह के इल्म हम किस में सीखते हैं? इल्म सर्फ़ से सीखते हैं। और इल्म नहव से हम जुमलों की तरतीब बनाने का तरीक़ा और सलीक़ा सीखते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि गाय एक 4 पैर वाला जानवर है, ठीक है? तो वाला एक जानवर, गाय 4 पैर, तो ये बेतरतीब हो गया। तो हम तरतीब कहाँ से सीखते हैं? इल्म नहव से हम तरतीब सीखते हैं। लफ्ज़ों की बनावट और साख्त हम इल्म सर्फ़ से सीखते हैं। उसके बाद वाहिद जमा, जैसा कि आपको पता है, हर एक लफ्ज़ का एक वाहिद होता है, एक जमा होता है। जैसे कि यहाँ एक लफ्ज़ आलिम है, इसकी जमा क्या हो जाएगा? उलमा हो जाएगा। ठीक है, आसान रहता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तज़कीर व तानीस, मुज़क्कर और मुअन्नस, मुज़क्कर और मुअन्नस अलग-अलग तरीके का होता है। कुछ मुज़क्कर और मुअन्नस फ़ितरी तौर पर होता है, और कुछ मुज़क्कर और मुअन्नस गैर फ़ितरी तौर पर होता है, जिसको हम जिनसे हकीकी और जिनसे गैर हकीकी बोलते हैं। इंशाअल्लाह अगर क्लास जारी की जाएगी नोटिफिकेशन आने के बाद या उससे पहले, तो उसको तो अच्छे से बताया जाएगा। इसी तरह अज़दाद, मुतज़ाद, एंटोनियम, यानी एक दूसरे का उल्टा, जैसे ज़मीन का आसमान और सूरज का चाँद। आगे देखते हैं। उसके बाद फिर मुहावरे और ज़रबुल मसल। मुहावरे जैसे कलेजा दहलना, ज़रबुल मसल कहावत को एक तरह से बोलते हैं कि ऊँट के मुँह में ज़ीरा या मुर्ग़ की एक टाँग। इसी तरह उर्दू में मुख्तसर नवेसी, यानी कोई मज़मून रहेगा उसमें पर्चा में, उसको खुलासा लिखना है, तो उसी को मतलब मुख्तसर नवेसी बोलते हैं। मज़मून नवेसी किसी के बारे में मज़मून लिखने के लिए कहा जाएगा। मिर्ज़ा गालिब के बारे में, दबिस्तान दहली के बारे में, या अज़ीमाबाद के बारे में, या किसी पस मंज़र के बारे में लिखने के लिए कहा जाएगा, तो उसी को हम मज़मून बोलते हैं। खुतूत निगारी, ख़त कैसे लिखा जाता है, माँ बाप को कैसे ख़त लिखा जाता है, स्कूल वालों को कैसे ख़त लिखा जाता है, ऑफ़िस में कैसे ख़त लिखा जाता है, तो वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि आप फ़लाँ आदमी को ख़त लिखिए, तो वो
اس کا ایک اصل میں ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، سب سے پہلے شروع میں کیسے لکھا جائے گا، بیچ میں کیسے لکھا جائے گا، لاسٹ میں کیسے لکھا جائے گا، تاریخ کہاں لکھا جاتا ہے، نام کہاں لکھا جاتا ہے، یہ سب بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا اگر آنے والے وقت میں۔ اسی طرح پرچہ دوم ہے، نمبر 100 کا ہے، وقت 3 گھنٹے کا ہے اس میں۔ تو اس میں بھی مطلب ہندی سے اردو میں ترجمہ، اردو سے ہندی میں ترجمہ، اور اسی طرح جو ہے انگریزی سے اردو میں ترجمہ، ٹھیک ہے، اور پھر انگریزی سے ہندی میں ترجمہ، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ نہیں ہے، مطلب دوسرے پرچے میں صرف ٹرانسلیشن ہی ہے، اور ٹرانسلیشن 4 طریقے کا ہوگا، ہندی سے اردو، اردو سے ہندی، انگریزی سے اردو، اور انگریزی سے اس کے بعد ہندی میں۔ اس کے بعد اب دوسرے پیپر کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اردو مترجم راج بھاشا۔ اردو مترجم بی اے لیول کا ہوتا ہے، جس کا مین اردو، بی اے میں مین اردو ہو، اور راج بھاشا ایم اے لیول کا ہو گیا۔ دونوں کا نصاب تقریباً سیم ہے، راج بھاشا تھوڑا سا لیول ہائی اس کا ہو جاتا ہے، اور دونوں کا سلیبس 2019 کے حساب سے دیکھ لیجئے۔ تو اس میں بھی دو پیپر ہوگا، یعنی اس کا پری نہیں ہوگا، اس میں 40,000 کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے، تو اس میں 2 ہی پیپر ہوگا، اور 200 نمبر کا، 100 نمبر کا، 6 گھنٹے میں، اور 2 مجلس میں، 2 نشست میں، 2 شفٹ میں۔ پرچہ اول 100 نمبر کا ہوگا، اس میں 3 گھنٹے ہوں گے، اور اس کا سلیبس دیکھتے ہیں۔ اردو قواعد جیسا کہ آپ نے دیکھا، اس کے بعد صرف و نحو آپ کو پتہ ہے ابھی، واحد جماعت، تذکیر و تانیث، ازداد، محاورے، ضرب المثل، یہ سب ہم آپ اس میں دیکھ چکے سہایک اردو انوادک میں۔ اصطلاحات ہندی و اردو، اصطلاحات ہندی اور اردو کے اصطلاحات، جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ اچ نیایالے کو کیا بولتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہندی کے جو وزیر اعظم جو ہے کو ہندی میں کیا بولتے ہیں، وزیر اعلیٰ کو ہندی میں کیا بولتے ہیں، اسی طرح اسی کو اصطلاحات ایک طرح سے بولتے ہیں۔ علم بلاغت و علم عروض، علم بلاغت اور علم عروض جو ہے یہ اردو شعر و ادب کا ایک حصہ ہے، اور بہت اہم حصہ ہے۔ تھوڑا سا علم بلاغت قدرے آسان ہے، لیکن سب سے مشکل علم عروض ہے، تو اس کو بھی پڑھایا جائے گا انشاءاللہ وقت آنے کے بعد۔ اردو زبان و ادب، اردو زبان و ادب میں اردو کے مشہور شعراء جیسے کہ غالب اور اس کی زندگی اور اس کے تصنیفات اور کارنامے کے بارے میں، اسی طرح اقبال، شاد عظیم آبادی، شوق نیموی، عطا کاکوی، جمیل مظہری، رضا نقوی واہی، کلیم عاجز، پرویز شاہدی، رمز عظیم آبادی۔ اردو کے مشہور نثر نگار سر سید احمد خان، امداد امام اثر، کلیم الدین احمد، اور اختر ارینوی، اور عبد المغنی، انجم مانپوری، ٹھیک ہے، شکیلہ اختر، سہیل عظیم آبادی، اس کے بعد کلام حیدری، اور وہاب اشرفی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ شعراء ہیں جن کے بارے میں یہ نثر نگار ہیں اور شعراء ہیں جن کے دونوں کے بارے میں، ان کی زندگی، ان کے کارنامے، شعری مجموعے، ان سب کو ہم کو دیکھنا ہے اچھے سے۔ اردو میں مختصر نویسی، جیسا کہ کوئی کہانی ہوگی اس کے بارے میں اس کا کنکلوژن لکھنا ہے، مضمون نویسی یعنی ایس سے لکھنا ہے، مضمون لکھنا ہے، آرٹیکل لکھنا ہے ایک طرح سے۔ خطوط نگاری، تو خطوط نگاری میں دیکھ لیجئے وہی مطلب خط لکھنا جیسا کہ اس میں بتایا گیا ہے، تو شعراء کا اس میں شامل کر دیا گیا، یہ مترجم میں، اردو مترجم میں، اور راج بھاشا میں اس میں شامل نہیں تھا، باقی چیزیں وہی ہے۔ دوسرے پرچے میں 100 نمبر کا ہوگا، یہ بھی 3 گھنٹے کا ہوگا، ہندی سے اردو میں ترجمہ، اردو سے ہندی میں ترجمہ، اور انگریزی سے اردو میں ترجمہ، انگریزی سے ہندی میں ترجمہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ہے جو آپ کے سامنے یہ سلیبس ہے۔ کسی بھی ایگزام میں اپیئر ہونے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جب آپ ایگزام میں بیٹھتے ہیں تو ایگزام میں بیٹھنے سے پہلے آپ کے آنکھوں کے سامنے پورا سلیبس ہو، کہ سلیبس کو کس طرح موڈیفائی کر کے اپنے دماغ میں بیٹھایا جائے، تب جا کر کے ایگزام کی تیاری کرنے میں مزہ آتا ہے۔ امید ہے سلیبس آپ کے نظروں کے سامنے آ گیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے جب مین نوٹیفیکیشن آئے اس میں جب سلیبس کا مینشن ہو، تھوڑا بہت حذف و اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی جانکاری کے لیے یہاں سلیبس دے دیا گیا ہے، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا۔